Namaskar, this is Priyadarshan. Please accept my greetings from the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So, dear students, in the previous lesson, we began the essay, The Rule of the Road by A.G. Gardiner. You might recall it. We discussed a number of things in that lesson. So, just for the recapitulation of that story which we have studied, in fact, there is an old lady. The story begins with an old lady from the city of Petrograd there in Russia. So, as the title of the story suggests, the rule of the road, this is the title of the story, no? So, obviously, it begins about highlighting that how one should respect the rules of the road. Through this respecting of the rules of the road, the author takes us into the deeper meaning of the rules of the road. He talks about freedom, he talks about liberty, he talks about the limit of liberty, the limit of freedom, and in that context, the story begins with an old lady in Petrograd, and she is walking on the midst of the road. She is not taking the pavement, So, though she has been suggested, she has been said that this pavement is for you, this road. You shouldn't walk on road, you should take the pavement. तो लोग उससे सलाह दी जाती है कि आप पेवमेंट को लें, आप पेवमेंट पर चलें, सड़क के बीचों बीच नहीं चलें. You can't walk between the road. So, this is what happens there. But the lady, she says that we have got freedom, the country is free now. So, therefore, she will go wherever she likes. वो जहाँ जाना चाहेंगी वो जा सकती हैं. So, we have read up to this. Let us see the next part of the story. You will reflect that if he didn't interfere with you, he would interfere with no one. अगर वो आप में इंटरफेयर नहीं करते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो दूसरे में भी नहीं करते हैं. And the result would be you would never cross Piccadilly Circus at all. और इसके परिणाम ये होंगे कि आप पिकैडिली सर्कस कभी पार नहीं कर पाएंगे. उस चौराहे को कभी आप पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे रास्ते वहाँ से गुजरते हैं. वो एक चौराहा है, या हो सकता है चौराहों से भी ज़्यादा हो, कई रास्ते. और वो जो ट्रैफिक पुलिसमैन है, वो ट्रैफिक मैन वहाँ है, उसका काम ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने का है. तो अगर वो आपको नहीं रोकता है, फिर किसी और को नहीं रोकता है, हर किसी को जाने देता है, तो कोई कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा. सो देयरफॉर टू प्रिजर्व एंड मेंटेन द लिबर्टी ऑफ एवरीवन ही इज देयर. यू हैव सबमिटेड टू अ curtailment of private liberty in order that you may enjoy a social order which makes your liberty a reality. You have submitted to a curtailment of private liberty. अब यहाँ बच्चों जो निबंधकार हमें कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति के निजी स्वतंत्रता को यहाँ नियंत्रित किया गया है. नहीं कि जो सज्जन जा रहे हैं उस चौराहे से अपनी मोटर गाड़ी में, उसको ट्रैफिक पुलिस वहाँ रोकती है. उनको रोकती हैं इसलिए नहीं कि उनकी आज़ादी को ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसे ऐसा समझा जा सकता है कि उनकी जो आज़ादी फ्री मूवमेंट की है उसको थोड़ी देर के लिए रोकी जा रही है, थोड़ी देर के लिए नियंत्रित की जा रही है, ताकि हर किसी की आज़ादी बरकरार रह सके, ताकि आप आज़ादी के साथ समाज में जी सकें. लिबर्टी इज नॉट अ पर्सनल अफेयर ओनली. निबंधकार हमें कह रहे हैं कि लिबर्टी इज नॉट अ पर्सनल अफेयर ओनली. ये बात समझने की है बच्चों. आप इस बात को कम से कम अब समझ गए होंगे
कि लिबर्टी इज नॉट अ पर्सनल अफेयर ओनली, यह एक कोई निजी मसला नहीं है। आज़ादी, स्वतंत्रता कोई निजी मसला नहीं है। आपकी आज़ादी मुझसे जुड़ी हुई है, नहीं। एज फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पर आप देखें तो क्लासरूम में जब टीचर होते हैं तो उनकी आज़ादी कहाँ तक सीमित है, बच्चों की आज़ादी कहाँ तक सीमित है, ये समझने की बात है। द टीचर हैज़ सर्टेन liberties, he must enjoy those liberties because those liberties would now facilitate the teacher to teach in a better way. टीचर की जो स्वतंत्रता है कक्षा में, क्लासरूम में, वह बेहतर पढ़ाने में सहयोगी साबित होगी। That is the freedom of a teacher. In the similar vein, ठीक उसी तरह से बच्चों की भी लिबर्टीज़ हैं, बट दे हैव देयर लिबर्टीज़, दे मस्ट एन्जॉय देयर लिबर्टीज़। उनकी आज़ादी है, वो अपनी आज़ादी को सही तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन उनकी आज़ादी कक्षा में उन्हें बेहतर सीखने में सहयोग करनी चाहिए या बेहतर सीखने में सहयोग करती है। सो देयर इज सर्टेनली फ्रीडम फॉर द टीचर, फॉर द स्टूडेंट्स, बट सर्टेनली they are limited also, no, they have certain limitations. उनकी थोड़ी उन पर नियंत्रण भी है, वो अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, स्वच्छंद नहीं है। सो लिबर्टी, इसलिए लेखक कहते हैं कि लिबर्टी इज नॉट अ पर्सनल अफेयर ओनली, यह आज़ादी कोई निजी मसला नहीं, कोई निजी वस्तु नहीं, बट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जीन जैक रूसो का नाम लिया था कि सोशल थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट उनका बहुत फेमस है। तो यहाँ ऑथर कह रहे हैं कि लिबर्टी इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यह एक सामाजिक समझौता है, नो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यू कैन आस्क मी हाउ लिबर्टी कैन बी अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लिबर्टी का संबंध भला सामाजिक समझौते से कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है, इसे समझें। जो आपकी आज़ादी है, यू हैव एवरी राइट, क्योंकि संविधान आपको इस बात का पूरा अधिकार देता है कि आप अपनी आज़ादी का भरपूर इस्तेमाल करें। आप बिल्कुल आज़ादी के साथ जिएं। जैसा मैंने आपको बताया था कि भारत का संविधान, जिसमें आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 1(1)(a), ये आपको बोलने की आज़ादी, सही से जीने की आज़ादी देती है। लेकिन इसके साथ जो रिस्ट्रिक्शंस है, अब मान लीजिए इस तरह से अगर सब लोग यही समझने लगे कि वो भी पूरी तरह से आज़ाद हैं, उनको जो जी चाहें वो करें, ठीक उस ग्रैंड ओल्ड लेडी की तरह, तो समाज में अराजक स्थिति हो जाएगी। तो आपकी आज़ादी वहीं ख़त्म होती है जहाँ से दूसरे की आज़ादी पर असर पड़ता है। तो आप आज़ाद हैं, you must enjoy your life, you must live the way you want, but after all, your freedom should not affect, no, your freedom should not affect, should not damage, should not interfere into the freedom of others. तो आपकी आज़ादी से दूसरे व्यक्ति की आज़ादी आहत न हो, वहाँ तक आप आज़ाद हैं। तो लिबर्टी, इसलिए लेखक कहते हैं कि लिबर्टी इज नॉट अ पर्सनल अफेयर ओनली, इसलिए आज़ादी कोई निजी मसला नहीं, बट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यह एक सामाजिक समझौता है, यह एक सामाजिक सूझबूझ के लिए इसका प्रयोग है। इट इज़ एन एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट्स, यह एक एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट का। समाज में जितने भी लोग हैं, सबके इंटरेस्ट का यह एक एडजस्टमेंट है, यह एक व्यवस्था है। In matters which don't touch anybody else's liberty, of course, I may be as free as I like. लेखक यहाँ वही कह रहे हैं, in matters which don't touch anybody else's liberty, of course. जहाँ तक दूसरे की आज़ादी आहत नहीं होती है, नहीं, दूसरा व्यक्ति आपसे परेशान नहीं होता है, तब तक आपको पूरा हक है, आप खूब अपनी आज़ादी का भरपूर इस्तेमाल करें, आप उसे एंजॉय करें।
I may be as free as I like. If I choose to go down the Strand, children, यह एक लंदन का बहुत ही फैंसी सेंटर है. It's a center of fashion, you can say. There are big good hotels there, shops there, malls there, good markets are there, streets are there, no? So that is, the place is called the Strand. So if I choose to go down the Strand, अगर मैं चाहूँ Strand जाने के लिए, in a dressing gown, एक गाउन में, with long hair and bare feet, बड़े बड़े बाल किए हुए, नंगे पाँव, who shall say me nay? कौन मुझे रोक सकता है? You have liberty to laugh at me. आपको ये हक है कि आप मुझ पर हंसें, but I have the liberty to be indifferent to you. लेकिन मुझे भी ये हक है कि मैं आपके प्रति ध्यान नहीं दूं. And if I have fancy for dyeing my hair, और मुझे ये शौक़ है, अगर मेरी ये चाहत है कि मैं अपनी बालों को कलर करूं, डाई करूं, और वैक्सिंग माई मुस्टैच, और मुस्टैच को वैक्स करूं, मूँछों को, which heaven forbid, जिसे निबंधकार या लेखक A.G. गार्डनर कहते हैं, कहा ऐसा कभी हो ना. और वेयरिंग अ टॉल हैट, या एक लंबा सा बड़ा सा हैट पहनने का शौक़ हो, अ फ्रॉक कोट एंड सैंडल्स, और गोइंग टू बेड लेट और गेटिंग अप अर्ली, या देर तक सोने का मन हो, गेटिंग अप अर्ली, जल्दी उठने का मन हो. आई शैल फॉलो माई फैंसी, तो मैं ये सारे काम करूँगा. एंड आस्क नो मैन्स परमिशन, और इसमें मुझे किसी और व्यक्ति की इजाज़त की आवश्यकता नहीं है. इन ऑल दीज एंड 1000 अदर डिटेल्स, यू एंड आई प्लीज आवरसेल्व्स एंड आस्क नो वंस लीव. तो इस तरह की जो हजारों सैकड़ों बातें, इसमें सिर्फ हमारा निर्णय होता है, इसमें सिर्फ उस व्यक्ति का निर्णय होता है जो चाहता है करना. वी हैव अ होल किंगडम, इस मामले में हमारा पूरा राज्य है. इन विच वी रूल अलोन, जिसमें हम अकेले शासन करते हैं. कन्वेंशनल और ऑट, चाहे वो कन्वेंशनल हो या नहीं हो. बट डायरेक्टली वी स्टेप आउट ऑफ दैट किंगडम, आवर पर्सनल लिबर्टी ऑफ एक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड बाय अदर पर्सन्स लिबर्टी. लेकिन हम ज्यों ही उस किंगडम से बाहर आते हैं, हमारी आज़ादी ख़त्म हो जाती है. आई माइट लाइक टू प्रैक्टिस ऑन द ट्रोम्बोन फ्रॉम मिडनाइट till 3 in the morning. I might like to practice trombone. Trombone, it's a musical instrument, from midnight till 3 in the morning. मैं चाहूँगा कि मध्य रात्रि से लेकर सुबह 3 बजे तक मैं उस वाद्यंत्र को बजाऊँ. तो this is what the author is telling us now in this part of the story. So the author, through various examples, he has made it crystal clear. ऑथर ने बहुत सारे उदाहरणों को प्रस्तुत करके इसे बिल्कुल साफ कर दिया है. ये इसे बिल्कुल आसान सा समझने में कर दिया है कि व्यक्तिगत आज़ादी क्या है और इसका सामाजिक आज़ादी से, समाज में जो और लोग हैं उनसे इस आज़ादी का, व्यक्तिगत आज़ादी का कैसा ताल्लुकात है, कैसा संबंध है, व्यक्तिगत आज़ादी सामाजिक आज़ादी से कैसे जुड़ा हुआ है. और यहाँ ये बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं लेखक, बच्चों आपने जस्ट अभी पढ़ा है कि जहाँ तक पर्सनल डिटेल्स की बात है, जहाँ तक इंडिविजुअल मूवमेंट्स की बात है, अब कोई व्यक्ति देर तक सोना चाह रहा हो, जल्दी उठना चाह रहा हो, खाना चाह रहा हो, कहीं जाना चाह रहा हो, कुछ पहनना चाह रहा हो, इन तमाम चीज़ों में उसे पूरी आज़ादी है. उसको किसी और व्यक्ति से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है. आप सवाल कर सकते हैं मुझसे कि परमिशन लेने की आवश्यकता क्यों नहीं है, आखिर क्या वजह है. तो वजह बिल्कुल साफ है कि जब तक उस व्यक्ति की आज़ादी और व्यक्ति के लाइफ में दखल नहीं डालता है
और व्यक्ति की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करता है और व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं करता है, तब तक वो फ्री है। तो जब मैं जैसे सोना चाहूँ सोऊं, जो खाना चाहूँ खाऊं, जो पहनना चाहूँ पहनूं, तो ये जो सारी बातें हैं, ये जो पर्सनल, दीज आर द थिंग्स नो, और दीज आर द पार्ट्स ऑफ पर्सनल लिबर्टी। ये व्यक्तिगत आज़ादी की चीज़ें हैं, इनका किसी और की आज़ादी से इसका कोई वास्ता नहीं। सो दिस इज़ व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू मेक इट क्वाइट क्लियर। बट एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय ऑथर ये जो पर्सनल लिबर्टी जिसकी बात हमने अभी की कि हम क्या खाएं, हम क्या पहने, हम कैसे रहें, हम कैसे चलें, और इसे लेखक पर्सनल किंगडम बोलते हैं। इसे लेखक कहते हैं कि ये आपका क्षेत्र है, ये आपका राज्य है, इसमें आप जो करना चाहें करें। बट द मोमेंट व्हेन यू गो आउट ऑफ दिस किंगडम, लेकिन उस क्षण जब आप इस किंगडम से बाहर निकल जाते हैं, कहने का मतलब आप सामाजिक परिवेश में आते हैं, आप समाज में कोई काम करते हैं, तो तब इस आज़ादी पर नियंत्रण होता है और आपको यहाँ समाज के अन्य लोगों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। So this is what the author is trying his best to make us understand. So he is saying, in all these and 1,000 other details, you and I please ourselves and ask no one's leave. We have a whole kingdom in which we rule alone. Can we do what we choose, be wise or ridiculous, harshly or easy, conventional or odd, पारंपरिक और गैर पारंपरिक, सामान्य या असामान्य? But directly we step out of that kingdom, our personal liberty of action is restricted. हम जब ही अपनी उस राज्य से, किंगडम से बाहर आते हैं, हमारी आज़ादी पर नियंत्रण हो जाता है बाय अदर पीपल्स लिबर्टी, क्योंकि जब हम वहाँ से बाहर आते हैं तो हमारी आज़ादी दूसरे व्यक्तियों की आज़ादी से टकराती है। आई माइट लाइक टू प्रैक्टिस ऑन द ट्रम्बोन फ्रॉम मिडनाइट टिल 3 in the morning. So this is what the author is trying to make us understand, the difference between individual's liberty and social liberty. Let us see the next one. If I went on the top of Hell Valley to do it, I could please myself. If I went on the top of the Hell Valley to do it, no, it's a mountain peak in Wales. Mountain peaks में ये वेल्स में एक माउंटेन पीक है, पहाड़ की एक चोटी है ये जगह। सो इफ़ आई वेंट ऑन टू द टॉप ऑफ हेल वैली, अगर मैं हेल वैली के टॉप पर चला जाऊँ, टू डू इट आई कुड प्लीज माई सेल्फ। व्हाट टू डू इट बच्चों? अभी हमने पढ़ा कि जो ट्रम्बोन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मध्य रात्रि से सुबह के 3 बजे तक आप बजाएँ। आप इसे कहाँ बजाएँ? तो अगर हेल वैली के टॉप पर चले जाएँ आप, आई कुड प्लीज माई सेल्फ। But if I do it out in the streets, the neighbors will remind me that my liberty to blow the trombone must interfere with their liberty to sleep in quiet. इस एग्जाम्पल से बातें बिल्कुल साफ हो जाती है। लेखक कहते हैं कि अगर मैं चाहूँ कि ट्रम्बोन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसे हेल वैली के पीक पर, वहाँ की चोटी पर जाकर मैं बजाऊँ, मध्य रात्रि से शुरू करूँ, सुबह के 3 बजे तक मैं बजाऊँ, तो इससे और लोगों को कोई परेशानी नहीं है। हम फ्री हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब वही काम हम किसी स्ट्रीट में करें तो ये और लोगों की आज़ादी के साथ ये बात टकराती है, दूसरे लोगों की आज़ादी को नुकसान करती है, और दूसरे लोग हमें कह सकते हैं कि आप हमें सोने नहीं दे रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं उससे हमें परेशानी होती है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, एंड आई हैव टू अकोमोडेट माई लिबर्टी टू देयर लिबर्टीज। दिस इज द मूट पॉइंट ऑफ द होल एसे डियर स्टूडेंट्स। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इस महत्वपूर्ण बिंदु है इस एसे का। इस संसार में देयर आर सो मैनी पीपल,
कितने सारे लोग हैं संसार में और हम सबको अकोमोडेट करना है, नो, हमें सबको अकोमोडेट करना है, सबके लिए संभावना छोड़ना है, सबकी गुंजाइश है और उस गुंजाइश की हमें इज्जत करनी है, नो। सो इसलिए मैंने शुरू में कहा जो म्यूचुअल एग्जिस्टेंस की बात है, सह अस्तित्व की बात है, नो, तो एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए, एक बेहतर ज़िंदगी के लिए हमें दूसरे को अकोमोडेट करना पड़ेगा। सो वी हैव टू बी इंक्लूसिव, हमें समावेशी होना पड़ेगा, दूसरे की भावनाओं की कद्र करनी पड़ेगी हमें, नहीं, उनका सम्मान करना पड़ेगा, उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इस बात का हमें एहसास करना पड़ेगा। तो देयरफॉर व्हेन वी लिव इन अ सोसाइटी, इस तरह से जब हम समाज में रहते हैं तो वी टेक केयर ऑफ अदर्स ऑल्सो, नो, एंड द मोर you will think about others, the more you will care the other person in the society, the more beneficial that will be for you, the more beneficial it will be for the whole society. तो समाज में सब के लिए यह एक बहुत सुनहरा अवसर पैदा करेगा, हर किसी के लिए काफ़ी अच्छा होगा। So again, to emphasize on the theme of this story that liberty is not absolute in itself, we have to see it in relative term. Your liberty is very much related with the liberty of other people in the society. आपकी आज़ादी का गहरा ताल्लुकात समाज के अन्य लोगों से है, आपकी आज़ादी अपने आप में नहीं है। So this is what we had to study in this paragraph. Let us see the next one. We are all liable to forget this. लेकिन हम इसे अक्सर भूल जाते हैं, and unfortunately we are much more conscious of the imperfections of others in this respect than of our own. और इन चीज़ों को हम अक्सर भूल जाते हैं, ऑथर ये कहते हैं, और हम दूसरी की जो कमियां हैं उसे उजागर करते हैं, अपनी कमियों की तरह निगाह नहीं फेरते हैं। I got into a railway carriage. अब फिर देखें ऑथर एग्जाम्पल दे रहे हैं, नो, he is going to give you an instance. वह आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। So this example, no, giving so many examples, it makes the essay, it makes the lesson really very interesting, isn't it? आप क्या सोचते हैं? तरह तरह के एग्जाम्पल से लेखक हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इन एग्जाम्पल के सहारे हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। Isn't it, children? I hope you must be understanding this. So लेखक कहते हैं कि I got into a railway carriage at a country station. एक country station पर, एक जो गांव का रेलवे स्टेशन का है, देहाती क्षेत्र का स्टेशन, वहाँ ये ट्रेन के एक डब्बे में बैठते हैं। I got into a railway carriage at a country station the other morning, अगले दिन, and settled down for what the school boys would call an hour's swat. और 1 घंटे के लिए मैं वहाँ बैठा और लेखक कुछ पढ़ रहे हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि what the school boys would call, तो स्कूल के बच्चे इसे क्या कहेंगे? an hour's swat. an hour's swat. swat जो है ये वर्ड SWOT, यह ओल्ड इंग्लिश यूज है जिसका मतलब हार्ड वर्क करना होता है, कठिन मेहनत करना होता है, कठिन परिश्रम करना होता है। लेकिन बच्चों आप ध्यान दें, ये वर्ड आपको आगे भी काम देगा, जब खासकर इसका जो दूसरा मतलब है, इस कहानी में शॉर्ट का मतलब है हार्ड वर्क, कठिन मेहनत करना, लेकिन इसका जो दूसरा मतलब है, अगर आप आगे की क्लासेस में जब आप जाएंगे, बिजनेस वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें ये शॉर्ट का अलग मतलब होता है, SWOT। तो S stands for strength, no? W stands for weakness, O stands for opportunities, and T stands for threat. तो बिजनेस फील्ड में इसका इस्तेमाल होता है। So this short here, but in this story, in this essay, this short, it means hard work. इस कहानी में इस शॉर्ट का मतलब कठिन मेहनत करने से है। So for what the school boys would call an hour's short,
at a blue book. तो मैं उस ट्रेन में जाकर बैठा अगली सुबह 1 घंटे के लिए, जिसे कोई स्कूल का बच्चा कह सकता है कि बड़ा ही पढ़ाकू किस्म का इंसान है, क्योंकि एक ब्लू बुक है। तो ब्लू बुक जो है जनरली इनफैक्ट दीज ब्लू बुक्स आर नो द बुक्स ऑफ ऑफिशियल रिपोर्ट। ऑफिशियल रिपोर्ट की ये किताब होती है। तो लेखक उस किताब को काफ़ी सीरियसली उसे पढ़ रहे हैं। नो, ही इज़ वेरी अटेंटिव टू द बुक, टू द ब्लू बुक। वो बिल्कुल एकाग्रचित होकर उस किताब को पढ़ रहे हैं। आई वॉज नॉट रीडिंग फॉर प्लेजर, और मैं सिर्फ मौज मस्ती के लिए, आनंद के लिए उसे नहीं पढ़ रहा था। द ट्रूथ इज दैट आई नेवर डू रीड ब्लू बुक्स फॉर प्लेजर। हकीकत यह है कि इस ब्लू बुक्स को, जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स की किताब है, इस ब्लू बुक्स को मैं कभी प्लेजर के लिए नहीं पढ़ता। आई रेड देम फॉर द वेरी हम्बल पर्पस ऑफ टर्निंग एन ऑनेस्ट पेनी आउट ऑफ देम। मैं उनमें से कुछ फ़ायदा कमा सकूं, इसलिए मैं उसको पढ़ता हूँ। नाउ इफ़ यू आर रीडिंग अ बुक फॉर प्लेजर, इट डजंट मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू। और अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, सिर्फ प्लेजर के लिए पढ़ रहे हैं, आनंद के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि आपके आसपास क्या हो रहा है। सो हियर डियर स्टूडेंट्स, it's very important for you to understand the book which you read for pleasure. There you are totally focused, it attracts you, and therefore you are not concerned what happens in the surrounding. नहीं, जिस किताब में आपकी काफ़ी दिलचस्पी है, सिर्फ आनंद के लिए आप उसे पढ़ रहे हैं, तो चाहे भीड़ भाड़ का भी माहौल हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उस बुक के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा अटेंटिव है। बट एट द सेम टाइम इफ समथिंग विच यू आर रीडिंग नो विथ एन ऑब्लिगेशन फॉर ए पर्पस, सो हियर you have to read, no, a condition becomes like this. So in the similar way, ठीक उसी तरह से ऑथर जो ब्लू बुक पढ़ रहे हैं, या कोई प्लेजर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ आनंद के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये इनके उद्देश्य को साधता है, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। तो चूँकि आनंद की किताब होती तो ये कम्प्लीटली फोकस्ड होते, आसपास क्या हो रहा है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ ये फ़र्क पड़ रहा है। नो, सो हाउ ब्यूटिफुली चिल्ड्रन द ऑथर इज मेकिंग अस अंडरस्टैंड द निटी-ग्रिटी ऑफ लिबर्टी with so many examples, so many instances. कितने सारे उदाहरण वो दे रहे हैं, तरह तरह की बातों के द्वारा वो हमें समझा रहे हैं। So again I can say that this story, the rule of the road, is essential for all of us to understand, all of us to bring it in our daily life practice, and it will certainly make our life convenient, make our life cohesive, make our life comfortable. तो प्यारे बच्चों, इस तरह से द रूल ऑफ द रोड, ये जो कहानी है, ये जो निबंध है ए.जी. गार्डनर के द्वारा, तो इस निबंध के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि आपसी तालमेल से, आपसी सद्भावना से, एक दूसरे की स्थिति को समझते हुए वी कैन यूटिलाइज आवर फ्रीडम इन अ फार बेटर वे. सो वी हैड टू study this much in this part of the story. The remaining part we shall complete in the next class. Till then, goodbye, namaskar.